अरे रवि भैया, भाई ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि आज शाम की ट्रेन पकड़ लें। दरअसल यहाँ इन्फेक्शन का डर है और हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। हम नहीं चाहते कि बीमारी उसे ले लगे और उसे भी। वैसे भी अब भाभी बीमार है तो हम यहाँ बोझ क्यों बने। कविता, जरा एक कप अदरक वाली चाय तो बना लो। बुआ जी के सिर में दर्द हो रहा है। रवि ने ड्राइंग रूम से आवाज लगाई। रसोई में पसीने से तरबतर कविता ने झुंझलाते हुए गैस बंद की। सुबह के 10 बज चुके थे और अब तक वह नाश्ते के पराठे ही सेक रही थी। रवि का यह 2 कमरों का फ्लैट पिछले 3 महीनों से किसी धर्मशाला से कम नहीं लग रहा था। कभी गांव से किसी के इलाज के लिए आने का सिलसिला शुरू होता तो कभी किसी दूर के भतीजे की प्रतियोगी परीक्षा का केंद्र शहर में होता। कविता थाली में चाय के कप सजाकर बाहर लाई। बुआ जी सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी और टीवी की आवाज तेज कर रखी थी। अरे बहू, चीनी थोड़ी कम है। एक घूंट पीते ही बुआ जी ने मुंह बनाया। रात को कमरे में कविता का सब्र का बांध टूट गया। रवि, अब मुझसे यह नहीं होगा। पिछले महीने तुम्हारे मामा जी का पूरा परिवार 15 दिन रहकर गया। अब बुआ जी और उनका बेटा। मेरा शरीर टूट रहा है। मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। अपनी भी नौकरी है, घर है, बच्चा है। हम अपनी निजता यानी प्राइवेसी पूरी तरह खो चुके हैं। रवि ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बात टालनी चाहिए। कविता, तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। अपने ही तो लोग हैं। गांव में सब हमारी कितनी तारीफ करते हैं कि रवि के घर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब शहर में अपना घर है तो अपनों के काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। तारीफ। कविता ने कड़वाहट से कहा, रवि, ये आपकी तारीफ नहीं, आपकी मुफ्त की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप इसे प्रेम समझते हैं, पर यह सिर्फ शोषण है। जिस दिन हम पर मुसीबत आएगी, इनमें से कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। तुम हमेशा नकारात्मक ही सोचती हो। रवि ने करोट बदलते हुए बात खत्म कर दी। हफ्ता भर और बीत गया। बुआ जी के जाने के बाद तुरंत रवि के चचेरे भाई का फोन आ गया कि उसे शॉपिंग के लिए शहर आना है। रवि ने खुशी खुशी हाँ कर दी। कविता ने विरोध किया, लेकिन रवि ने उसे संकीर्ण सोच वाला बताकर चुप करा दिया। लेकिन कुदरत का अपना हिसाब होता है। जिस दिन चचेरा भाई और उसकी पत्नी आए, उसी शाम कविता को तेज ठंड लगकर बुखार चढ़ गया। थर्मामीटर ने 103 डिग्री दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि कविता को वायरल है और उसे सख्त बेड रेस्ट की जरूरत है। साथ ही यह संक्रमण फैलने वाला है। रवि घबरा गया। उसने रसोई में जाकर जैसे तैसे खिचड़ी बनाने की कोशिश की। मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे थे। रवि ने झिझकते हुए अपनी भाभी यानी चचेरे भाई की पत्नी से कहा, भाभी, कविता की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप आज रात के खाने में थोड़ी मदद कर देंगी? मुझे
उसे पट्टियां रखनी है। भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपने पति की ओर देखा। अरे रवि भैया, भाई ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि आज शाम की ट्रेन पकड़ लें। दरअसल यहाँ इन्फेक्शन का डर है और हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। हम नहीं चाहते कि बीमारी उसे लगे, और वैसे भी अब भाभी बीमार है तो हम यहाँ बोझ क्यों बने। रवि सन रह गया। लेकिन सुरेश, तुम तो 4 दिन में रुकने वाले थे। अभी तो कविता उठ भी नहीं पा रही। मुझे अकेले अब संभालने में दिक्कत होगी। तुम लोग होते तो थोड़ा सहारा मिल जाता। नहीं नहीं भैया, रिस्क नहीं ले सकते। हम पास के होटल में शिफ्ट हो जाते हैं या वापस निकल जाते हैं। कहते हुए उन्होंने आनन फानन में अपना सामान पैक किया और आधे घंटे के भीतर घर खाली कर दिया। जाते जाते भाभी ने यह भी कह दिया, भैया घर को थोड़ा सैनिटाइज करवा लीजिएगा, बड़ी घुटन हो रही है यहाँ। दरवाजा बंद हुआ और रवि के कानों में सन्नाटे गूंजने लगा। वह बुझा हुआ सा बेडरूम में आया। कविता कांप रही थी। रवि ने गीली पट्टी उसके माथे पर रखी। कविता ने मुश्किल से आंखें खोली। चले गए। रवि ने सिर झुका लिया। उसे कविता से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिन अपनों की खातिर उसने अपनी पत्नी को रोज नाराज किया, आज जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे संक्रमण के डर से भाग खड़े हुए। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि रवि अकेले घर, बीमार पत्नी और अपनी नौकरी कैसे संभालेगा। अगले 4 दिन रवि के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, घर का झाड़ू पोंछा किया, खाना बनाया और कविता की सेवा की। उन 4 दिनों में गांव से किसी का हाल चाल पूछने के लिए भी फोन नहीं आया, सिवाय यह पूछने के कि अब हम कब आ सकते हैं। जब कविता ठीक होकर पहली बार ड्राइंग रूम में बैठी तो रवि उसके लिए सूप लेकर आया। मुझे माफ कर दो कविता। रवि की आवाज भारी थी। तुम सही थी। मैंने अपने घर को धर्मशाला बनाकर अपनी ही शांति भंग कर दी थी। मुझे लगा था मैं रिश्ते कमा रहा हूं, पर मैं तो बस एक सुविधाजनक पड़ाव था उनके लिए। कविता ने रवि के हाथ पर अपना हाथ रखा। देर आए दुरुस्त आए रवि। मेहमान भगवान होते हैं, पर भगवान भी वही अच्छे लगते हैं जो दर्शन देकर चले जाए, वहीं बस न जाए। हमारी पहली जिम्मेदारी हम दोनों और हमारा बच्चा है। अगले ही दिन जब रवि के मामा जी का फोन आया कि वे शहर आ रहे हैं और उनके घर रुकेंगे, तो रवि ने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कह दिया, मामा जी आप शहर जरूर आए, मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन मेरे घर में अभी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कविता की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं आपको पास के एक अच्छे होटल का नंबर भेज देता हूं। फोन रखने के बाद रवि ने देखा कि कविता मुस्कुरा रही थी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रवि ने आज अपने घर की चौखट पर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। उसे समझ आ गया था कि ना कहना
स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने परिवार के सुकून की रक्षा करना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।